आज मैं आपको जो घटना बताने जा रहा हूँ ये घटना है 2017 की। 2017 अक्टूबर का महीना था। एक महिला घर से निकलती है और कोचिंग सेंटर पहुँचती है। वहाँ से फिर वो ब्यूटी पार्लर जाने के लिए निकलती है। उसके बाद वो गायब हो जाती है और 16 से 20 घंटे बाद महिला की लाश मिलती है। ये कहानी भिलाई की है। ये हाई प्रोफाइल मर्डर केस। दरअसल ये संबंधों की अनोखी कहानी, संबंधों का पेचीदा मामला। एक अधेड़ उम्र की कोचिंग संचालिका और एक स्टूडेंट, दोनों के बीच प्यार होता है। प्यार और आगे बढ़ता है, हद पार करता है। उसके बाद एक घटना सामने आती है। अब इस घटना से दो जिंदगियां तबाह हो जाती है। एक की मौत हो जाती है और दूसरे को आजीवन कारावास की सजा हो जाती है। तो नमस्कार, मैं संतोष यादव, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज की जो घटना मैं बता रहा हूँ ये भिलाई की बेहद ही सनसनीखेज घटनाओं में से एक मानी जाती है। 14 अक्टूबर 2017 को रुआबांधा निवासी, रुआबांधा सेक्टर भिलाई में, वहाँ के रहने वाले जो जसविंदर सिंह है, उनकी बेटी अपनी माँ को फ़ोन करती है। करीब शाम को 7-7:30 बजे जिज्ञासावश की माँ कहाँ है। और शनिवार का दिन था। तो फोन एक पुलिस वाला उठाता है। बेटी चौंकती है तो पुलिस वाला बताता है कि मैं जेवरा सिरसा चौकी है दुर्ग जिले में, वहाँ का आरक्षक बोल रहा हूँ। और ये मोबाइल एक मनीष नामक युवक ने थाने में ला कर दिया है। और ये मोबाइल जो है जेवरा सिरसा शराब भट्टी के पास रास्ते में पड़ा मिला उसे। तो बेटी चौंकती है, हैरान होती है, पिता को बताती है, अपने पिता जसविंदर सिंह को, कि पापा ऐसा ऐसा है और मैंने मम्मी को फ़ोन लगाया था। वो कोई पुलिस वाला फ़ोन उठा रहा है। तो बाप बेटी जेवरा सिरसा चौकी पहुंचते हैं। वहाँ देखते हैं तो मोबाइल उनकी पत्नी का निकलता है, कुलदीप कौर। अब दोनों बाप और बेटी घबरा जाते हैं, साथ तलाश शुरू करते हैं। कुलदीप कौर का सिविक सेंटर भिलाई में शिवा कोचिंग सेंटर नाम से एक संस्था चलती थी। दोनों वहाँ पहुँचते हैं तो पता चलता है कि कुलदीप कौर मैडम 3:40 पर कोचिंग से निकल गई थी, ये कह के कि ब्यूटी पार्लर जा रही है। उसके बाद से उनका कुछ पता नहीं। फिर जसविंदर सिंह आसपास सारे अपने नाते रिश्तेदार, अपने दोस्त यार, जो पुराने स्टूडेंट, सबसे पूछते हैं। और जो सिविक सेंटर में बहुत सारे कोचिंग सेंटर संचालित होते हैं, वहाँ जाकर पता करते हैं। कहीं पता नहीं चलता, कुछ भी पता नहीं चलता। और एक आश्चर्य की बात थी कि एक महिला, 1.5 उम्र की महिला, वो कोचिंग सेंटर से ब्यूटी पार्लर जाने की बात कह के निकलती है और वो उसका मोबाइल उसके पास नहीं है। उसका मोबाइल शराब भट्टी के पास मिलता है, उसका मोबाइल सड़क के किनारे मिलता है। तो ये बड़ा आश्चर्य की बात थी। स्वाभाविक था, परिवार अनहोनी की आशंका में कांप गया। अब रात 9 बजे जसविंदर सिंह भिलाई नगर थाने पहुंचते हैं और वहाँ घटना की सूचना देते हैं। बताते हैं कि मेरी पत्नी कुलदीप कौर लापता हो गई है। पुलिस गुम इंसान का मामला दर्ज करती है और तलाश शुरू करती है। तो दूसरे दिन सुबह नेवाई में सीआईएसएफ का एक बड़ा ट्रेनिंग कैंप है। उस सीआईएसएफ ट्रेनिंग कैंप के पीछे नहर है और नहर के पास एक बॉडी मिलती है महिला की, अधेड़ महिला की। सूचना पुलिस तक पहुंचती है और पुलिस फिर मौके पर पहुंचती है। मौके पर पहुंचती है तो लाश की शिनाख्त कुलदीप कौर के रूप में होती है। और पुलिस मौका मुआयना करती है, आसपास सबूत साक्ष्य जुटाने का प्रयास करती है। इस बीच पुलिस इस चीज़ पे गौर करती है कि जो महिला जो चप्पल महिला ने पहन रखा था, एक पैर में तो चप्पल था और दूसरे पैर का चप्पल उसकी पीठ के पीछे
दबा हुआ था। तो इसे पुलिस ने अनुमान लगाया कि हत्या कहीं और की और लाश यहाँ फेंकी गई होगी। उसके बाद पुलिस इसमें हत्या का मामला दर्ज करके धारा 302 के तहत इसकी जांच शुरू करती है। इस बीच 60 PM रिपोर्ट भी आती है और 60 PM रिपोर्ट में यह साफ हो जाता है कि महिला का इसी के दुपट्टे से गला दबाकर हत्या की गई। हालांकि 60 रिपोर्ट में दुपट्टे वाली बात नहीं आती, लेकिन गला दबाकर हत्या की गई है, तमाम चीज़ें आती है। तो उसके बाद पुलिस उस एंगल पर जांच शुरू करती है। अब परिवारजनों से बयान लेती है, कोचिंग सेंटर में कार्यरत अन्य कर्मचारियों से बयान लेती है, जो छात्र वहाँ पढ़ने आए थे स्टूडेंट उनसे बयान लेती है, आसपास पड़ोस का बयान लेती है। तो परिवार वाले के मुताबिक घटना के दिन वो तकरीबन 10 से 11 बजे अपने कोचिंग सेंटर के लिए घर से निकली थी। उसके बाद पुलिस कोचिंग सेंटर जब पहुंचती है तो उसके बारे में पता करती है, कुलदीप कौर के बारे में। तो ये पता चलता है कि कुलदीप कौर मैडम बहुत सख्त मिजाज, अनुशासन प्रिय थी। मतलब अनुशासन को लेकर वो बहुत सख्त रहती थी। तो अनुशासन के नाम पर कभी कभी छात्रों को पीट भी दिया करती थी। तो पुलिस ने तमाम एंगल पर फिर गौर किया कि एक सख्त मिजाज लेडीज कोचिंग सेंटर संचालिका, और एक बात और है, कुलदीप कौर मैडम जूडो कराटे भी जानती थी। यानी तय था कि अगर उनकी हत्या किसी ने की है तो एक व्यक्ति नहीं हो सकता, एक से ज़्यादा व्यक्ति उसमें शामिल हो सकते हैं। क्योंकि कुलदीप कौर यदि जूडो कराटे जानती तो एक व्यक्ति के बस की बात थी ही नहीं कि उसे मार के उसकी लाश को फेंक जाए। दूसरा यह सवाल था कि कुलदीप कौर अपनी कार से घर से निकली थी, कोचिंग सेंटर पहुंचती है 3:30 बजे, 3:40 को ब्यूटी पार्लर जाने की बात कह के निकलती है। तो आखिर वो उसकी कार कहाँ गई? कार का भी कुछ पता नहीं चलता। मोबाइल तो खैर मिल जाता है, लेकिन कार का पता नहीं चलता। पुलिस हर एंगल से फिर जांच शुरू करती, क्या लूट की नीयत से हत्या की गई? यदि लूट की नीयत से हत्या की जाती तो जो आरोपी है, जो कातिल है, वो सिर्फ कार क्यों लेके जाते? क्योंकि वो कुलदीप कौर के गले में सोने का चैन, हाथ में सोने के कंगन, सारे कुछ चीज़ मौजूद थे। उन चीज़ों को उसने नहीं किया और सिर्फ कार के लिए किसी की हत्या करते रहे, ये भी पुलिस के गले नहीं उतर रही। तो पुलिस ने और भी एंगल खंगालना शुरू किया, पारिवारिक विवाद, किसी से पुरानी रंजिश, कोई लेन देन को लेकर कोई मामला, कोई बात, लेकिन कुछ सामने नहीं आ रहा था। पुलिस ने फिर, चूँकि मामले पर दबाव बढ़ता जा रहा था, हाई प्रोफाइल मामला था, 1.5 उम्र की कोचिंग सेंटर संचालिका की हत्या का मामला था, तो पुलिस पर प्रेशर पड़ रहा था, मीडिया का प्रेशर था, नेताओं का प्रेशर था। और चूँकि 2018 विधानसभा चुनाव आने वाला था, हालांकि टाइट था, लेकिन सुगबुगाहट तेज हो गई थी चुनाव की, तो राजनीतिक प्रेशर बहुत था। इस बीच पुलिस उसके मोबाइल का पूरा लोकेशन खंगालती है, उसका कॉल डिटेल निकालती है, उसका CDR चेक करती है। तो एक चौंकाने वाली बात सामने आती है। 14 अक्टूबर जो घटना का दिन था, 14 अक्टूबर 3:40 जब ये कोचिंग सेंटर से निकलती है, तो उस 4 साढ़े 4 बजे से लेकर तकरीबन मोबाइल मिलने के पहले तक एक और मोबाइल कुलदीप कौर के मोबाइल के साथ एक्टिव था। अब पुलिस उस मोबाइल के बारे में पता लगाती है, पता निकलवाया जाता है, तो नंबर किसी मनीष यादव का निकलता है। अब मनीष यादव कौन है? परिजनों से पुलिस पूछताछ करती तो परिजन अनजान, अनभिज्ञ। फिर पुलिस कोचिंग सेंटर पहुंचती है, पूछती है और स्टूडेंट से कि कोई मनीष यादव नामक कोई स्टाफ यहाँ कार्यरत था या कोई स्टूडेंट यहाँ पढ़ता था। तो स्टूडेंट या नए स्टूडेंट बता नहीं पाए, लेकिन जब दस्तावेज खंगाले गए एडमिशन के, तो ये पता चला कि 2015 और 2016 में अंबिकापुर का एक युवक मनीष यादव यहाँ कोचिंग सेंटर में पढ़ा करता था और वो एक्स स्टूडेंट था। अब पुलिस उसका पूरा एड्रेस निकलवाती है, तो अंबिकापुर का एड्रेस निकलता है। पुलिस की एक टीम अंबिकापुर पहुंचती है
और मनीष यादव को हिरासत में लेती है और मनीष यादव के पास एक कार पाई जाती है, लेकिन उसका कलर बदला हुआ था। वो कार इसी कुलदीप कौर ने रखा था। पुलिस मनीष यादव को हिरासत में लेती है और उसको हिरासत में लेने के बाद जब पिलाई लाकर पूछताछ करती है तो थोड़ा सख्ती के बाद मनीष टूट जाता है और जो कहानी वो बताता है वो सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। ये कहानी है एक नाजायज संबंध की, ये कहानी है एक नाजायज रिश्ते की। मनीष यादव के हवाले से पुलिस ने बताया कि मनीष जब कोचिंग सेंटर में पढ़ा करता था उस बीच मैडम और मनीष की आंखें चार हुई और आंखें चार प्यार मोहब्बत में बदली। प्यार मोहब्बत के बाद दोनों में नाजायज रिश्ते बनने लग गए और कोचिंग कंप्लीट करने के बाद मनीष यादव अंबिकापुर चला गया, लेकिन वो मैडम के संपर्क में रहा, टच में रहा और अक्सर भिलाई आता था, फिर दोनों मिलते थे। और उस दिन भी 14 अक्टूबर 2007 को मनीष भिलाई आया था और कुलदीप कौर उसे लेने पावर हाउस स्टेशन पहुँचती है अपनी कार से और फिर दोनों नेवई की तरफ निकल जाते हैं। होते ही नेवई की तरफ से आई सब ग्राउंड के पास जहाँ मैडम के द्वारा जो मनीष का बयान था कि नाजायज संबंध के लिए दबाव बनाया जाता है, वो मना करता है। चूँकि मनीष की शादी हो चुकी है तो मना करता है कि अब ये मुझसे नहीं होगा, मेरी शादी हो चुकी है। तो मैडम उससे कहती है कि अगर ये सब नहीं हुआ तो फिर मैं तुम्हारी शादी भी टिकने नहीं दूंगी, संपदा दूंगी और फंसा दूंगी, जेल भिजवा दूंगी। तो कहते हैं कि मनीष इस बात से डर गया और मैडम ने जो कोचिंग संचालिका ने जो दुपट्टा गले में लगाया था, मनीष ने पूरी ताकत से दुपट्टे को गले में लपेट के कस दिया और थोड़ी देर बाद छटपटाने के बाद कुलदीप कौर की मौके पर मौत हो गई। उसके बाद उसने बॉडी को वहीं फेंकी और कार लेकर जेवरा सिरसा के रास्ते बिलासपुर अंबिकापुर होते हुए अंबिकापुर चला गया। इस बीच उसने मोबाइल को जेवरा सिरसा के पास फेंक दिया। तो मोबाइल मिला शाम को और उसके 16 घंटे बाद उसकी लाश मिली थी और इस तरह इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। 6 साल तक दुर्ग कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई और उसके बाद 11 सितंबर 2023 को इस पर फैसला आया। मनीष को पुख्ता सबूत और साक्ष्यों के आधार पर आजीवन कारावास की सजा हुई। तो आज मनीष जेल में है और एक छोटी से घटना ने छोटी सी नहीं कहने, बड़ी घटना ने 2 परिवारों को तबाह कर दिया, 2 परिवारों को बर्बाद कर दिया। एक बेटी जो अब अपनी माँ के बिना जिंदगी गुजार रही हो और एक स्टूडेंट जिसको अभी अपने करियर की शुरुआत करनी थी। कितने सपने देख के माँ बाप ने मुझे कोचिंग पढ़ने भिलाई भेजा था और कोचिंग करवाया, शादी की, नए कई सपने बुने होंगे कि बेटा अफसर बनेगा, बेटा अधिकारी बनेगा, लेकिन बेटा अब जेल में है। तो ये थी क्राइम की हमारी छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए और इस तरह की कहानी रोज़ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।